हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसी वेब चैनल में। आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर कलर का प्रैक्टिस पेपर 2। पहले पेपर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर सोल्जर कलर के पेपर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारे पास, मगध की राजधानी को राजगृह से पटलिपुत्र में किसने स्थानांतरित किया? तो वो किया था उदयन ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम पैरालंपिक खेल डैश में खेले गए थे। तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर प्लेड इन, तो कब खेले गए थे प्रथम पैरालंपिक खेल? वो खेले गए थे 1960 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले डैश में दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड्स वाज फर्स्ट इन, कब दिए गए थे? वो दिए गए थे 1954 यानी कि 1954 में। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओणम त्यौहार डैश से संबंधित है। ओणम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, केरल, असम और पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, मिजोरम की राजधानी है, कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, इसका सही आंसर हो जाएगा अजावल। ठीक है, आइजवाल। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अजावल। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास जनरल साइंस 5 क्वेश्चन है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। तो जो पदार्थ है वो एक भौतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है? वो होता है क्रशिंग से। ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, न्यूक्लियॉन्स, नाभिक क्या है? तो देखिए, जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो होते हैं नाभिक में पाए जाने वाले कण, पार्टिकल्स फाउंड इन न्यूक्लियस। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अपना स्कोर साथ साथ काउंट करते रहिए, साथ में एक कॉपी लेके प्लीज़ बैठ जाइए, ताकि आपको अपना प्रोग्रेस आपको पता चल जाए कि आप कितनी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, तो लास्ट में आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। ठीक है, यह है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन की इकाई क्या है? तो जो फोर्स है वो न्यूटन की इकाई है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ, ऊष्मा किसका रूप है? तो जो हीट है वो एक ऊर्जा का रूप है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, विज्ञान की वह शाखा जो वानर और मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। तो वो उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन में दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो वानर और मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य से अध्ययन से संबंधित है। आगे देखिए, आगे हमारे पास मैथ का पार्ट आएगा। 10 सवाल मैथ के होते हैं। 75 की पावर 3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? अब देखिए, उन्होंने बोला 75 की पावर 3, 75 की पावर 3 यानी कि 75 को 3 बार गुणा करने पे जो आएगा उसे 4 से भाग कर देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा? तो पहले 75 को 2 बार गुणा किया, फिर जो आया है उसे 75 से फिर से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जी 42,000। ठीक है, माफ करिए, 4,21,875। अब उन्होंने बोला है इसे 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा? अब देखिए, ये रकम है, जब इसे 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। अब देखिए, जब 4 को इससे भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 1,05,468 रुपये। ठीक है, तो शेष में हमारे पास बचेगा 3, क्योंकि जगह कम होती है इसलिए। भाग तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो जब भाग करेंगे इसको एक साथ तो 3 बचता है, और भाग फल में ये आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 बचता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी भिन्न जो 6/7, 5/14 और 10/21 से पूर्णांत विभाज्य है। उन्होंने बोला है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सी वह ऐसी संख्या है जो ये 6/7, 5/14 और 10/21 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है? अब देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ 30/7। अब 30/7 को इन तीनों के साथ विभाजित करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, 6/7 जब भाग करेंगे तो रकम उल्टी हो जाती, 7/30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कट करके 1/5। ठीक है, ऐसे जब दूसरी रकम को करेंगे 5/14 गुना 7/30, तो उसका हमारे पास आ जाएगा 1/12, यानी कि ये दोनों कट गई हैं। अब आगे देखिए, आगे बचे 10/21, करेंगे 30/7, किसी को भी उल्टा रख लो, 21/10,
तो ये आ जाएगा 3 पे कट गया और ये रह गया 3 पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 9, ठीक है। तो ये भी पूरी तरह कट रही है, ठीक है। तो ये रकम तो कट गई है। अब किसी और को देख लेते हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। अब इस रकम से करके देख लेते हैं। देखिए 30/98 है, तो 6/7 से करेंगे। 6/7 गुना 98/30, तो हमारे पास आ जाएगा 14/15, जो कि पूरी तरह नहीं कट रही है। तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही ऑप्शन चेक करते रहिए, अगर पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं, चौथा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये पीडीएफ में ऐसा क्वेश्चन डाला है, ठीक है। अब आगे देखिए, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5x³ - 2x² y² प्लस x² प्लस 9y²। तो x और y की बोला है, x और y में बहुपद 5x³ - 2x² y² प्लस x² प्लस 9y² की घात क्या है। तो देखिए, जब हमें पता करना हो घात यानी कि डिग्री पता करनी हो, तो इसमें जो दिया होता है x और y का गुणांक मल्टीपल दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2xy², ठीक है, x² y² माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई है, इन दोनों का 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है। a होता है x के लिए और b होता है y के लिए। तो x की पावर है हमारे पास 2 और y की पावर है हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री 4। तो x और y का जो गुणांक होता है, उसकी जो पावर होती है, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास डिग्री आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए इस तरह के क्वेश्चन। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। तो जो फिगर दी हुई मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें y की वैल्यू हमें पता करनी है। ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाते हैं तो आपको उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ समझाना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट के अंदर का जो भेद होता है वो सब कुछ बताना है, ठीक है। तो चलिए, हमें पता करना है y की वैल्यू। ये जो 2y दिया हुआ है, 5y दिया हुआ है, ठीक है, इसमें y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमें पता करनी है। सबसे पहले फिगर को देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान, ठीक है। इनमें से ही नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है। समझाता हूँ कैसे है दोस्तों। जैसे कि हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम कर देंगे, ये सारे एंगल हैं, जो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, ये सारा एंगल कितने का होता है, जो कि सारा एंगल कितने का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का होता है। वैसे ही अगर तीनों एंगल को हम जमा कर लेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है 5y, ठीक है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 2y, लेकिन ये वाला एंगल हमें पता नहीं है। तो जानिए COF, ये एंगल है COF। तो इधर का एंगल है EOD, ये है 5y, ठीक है। तो जो एंगल COF है ये है COF, ये किसके बराबर हो जाएगा, EOD, जो नीचे दिया हुआ है EOD, ठीक है, EOD। तो EOD हमें दिया हुआ है 5y, तो ये एंगल हमें मिल गया 5y। ये हमारे पास 2y है और ये 5y है, ठीक है। तो ये एंगल है, ये इधर के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो तीनों एंगल हमें मिल गए, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 5y प्लस 2y प्लस 5y, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 12y इज इक्वल टू 180। तो y काट के हमारे पास आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। जबकि जब y को भरेंगे तो इधर आ जाएगा 75, यानी कि हमें पूछा नहीं, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 75, यानी कि 75 75 कितना हो गया, 150, और ये हमारे पास होगा 30, तो टोटल 180 बनता है। ये है वेरिफिकेशन का नतीजा। तो 15 हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। भर के देख लीजिए y में, तो हमारा पूरा जो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ये वाला एंगल पूरा। तो आगे देखिए 15 डिग्री, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, बोल रहे हैं वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, ठीक है। तो वो दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो a होती है वो साइड कितनी आ जाएगी, इधर 4, इधर आगे भाग हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। तो a इसमें रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, जो हमारे पास आ जाएगा 16।
16 हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, 15वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगर tan थीटा हमारे पास 4 है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आना था 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4/4। ठीक है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि 3 tan थीटा किसके बराबर है, 4 के। यहाँ पे tan के आगे 3 आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखी हुई है, क्योंकि ऐसे सम टाइप नहीं होते हैं, तो उन्होंने बोला है जो अंडर रूट है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा। अब जाहिर सी बात है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो tan थीटा से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, tan थीटा से साइन थीटा निकाल देंगे और साइन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में भर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए tan थीटा हमें दिया हुआ है 4/3, क्योंकि 3 है जो वो इधर जाके इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो पी स्क्वेयर, पी हमारे पास है 16, 4 का स्क्वेयर 16 हो जाएगा, और बी का 3 है, 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9। ठीक है, अब एच का इधर जो स्क्वेयर है जो इधर अंदर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 25 का अंडर रूट, स्क्वेयर इधर जाके अंडर रूट हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो एच हमारे पास आ गया 5। अब साइन थीटा में भर देंगे, साइन थीटा हमारे पास था p/b, तो p हमारे पास था 4 और b हमारे पास आया 5, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 4/5। अब साइन थीटा में 4/5 भर देंगे, नीचे भी 4/5 भर देंगे, हमारे पास इक्वेशन जो आएगी मैं आपको दिखाता हूँ क्या आएगी। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस 4/5 और 1 प्लस 4/5। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो ये 5 इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 4/1 आ जाएगा। देखिए जरा, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 5 माइनस 4/5 और 5 प्लस 4/5, तो ये आ जाएगा 1/5 और नीचे वाला आ जाएगा 5/9। तो जो नीचे वाला है ऊपर जाए गुना में चला जाएगा, ऐसे 5/9, तो 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9, 1/9 का अंडर रूट। अब देखिए 1/9 का अंडर रूट क्या होता है, एक का अंडर रूट तो लेने की जरूरत नहीं है, एक तो एक ही होता है, तो ये आ जाएगा 1/9 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझा जाए, लेकिन फिर भी कहीं भी आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत कराया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, वट मस्ट बी एडेड टू 581173 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। ठीक है, 5,81,173 को 11 से पूर्णत विभाज्य बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए 5,81,173 दिया हुआ है, जब उसे 11 से विभाजित करते हैं तो वो पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या ऐसा जोड़ा जाए कि वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जब आप इसे क्या करना है, 11 से भाग कर देना है। ठीक है, 5,81,173 को जब हमने 11 से भाग किया तो हमारे पास भागफल में ये आया है 5,283। ठीक है, और जो शेषफल होता है, शेषफल में हमारे पास आया 1। शेषफल का मतलब ये है कि अगर एक और होता है इस रकम में तो ये रकम पूरी तरह से विभाजित हो जाती, यानी कि 5,284 होता तो ये रकम पूरी तरह विभाजित हो जानी थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि इस रकम को, माफ़ कीजिए, इसमें एक नहीं होना चाहिए, इसमें एक होना चाहिए। ठीक है, अगर 5,81,174 होता तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाने थे, तो हमारे क्या चाहिए, एक और जोड़ा जाना चाहिए इस रकम में ताकि ये 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अठारह नंबर प्रश्न हमारे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 20 लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस बट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। हिंदी में लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बोल रहे हैं इनमें से कोई भी संख्या ऐसी है
जो क्या है 16, 18 और 20 से विभाजित हो जाती है, लेकिन 4 बचता है। ठीक है, 4 शेषफल बचता है, लेकिन वह रकम क्या है 7 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। अब हमें बता दिया है रकम वो है 7 से पूर्ण विभाजित होती है, तो हमें पता चल गया कि जो रकम है वो 7 से पूर्ण विभाजित होती है। तो हमें पता कर लेना है कि कौन सी रकम 7 से पूर्ण विभाजित है, कौन सी रकम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो इनमें से एक रकम ये है, ये मैंने पहले से पता कर रखा है, क्योंकि ये देखिए एक रकम ये है जब इसे 7 से डिवाइड करते हैं, और जब एक ये है, ये दोनों 7 से डिवाइड होती हैं। ये हमें पता चल गया कि ये हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक ये 7 से डिवाइड होती है, एक ये 7 से डिवाइड होती है। अब पता करना है कि जब इन दोनों को 16, 18 और 20 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है, तो हमारे पास 4 बचता है या नहीं। तो जब 28, 84 को 16 से भाग करेंगे, तो 16 से भाग करते हमारे पास क्या आता है 16 एकम 16, तो हमारे पास क्या बच जाता है देखिए, तो हमारे पास क्या बचता है जब 16 से भाग करते हैं 4 बचता है, जब 18 से भाग करते हैं फिर भी 4 बचता है, भाग करके देख लेना। और जब 20 से भाग करते हैं तो भी हमारे पास 4 शेष बचता है। लेकिन जब 3332 को 16, 18 और 20 से भाग करते हैं तो उनकी सही से भाग नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है 3332 पे इस ऑप्शन पे 16 कटता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर हो जाता है कि ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 19 नंबर प्रश्न देखिए, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए बी सी और सी माइनस ए माइनस ए सी का जोड़ क्या है। हमें जोड़ पता करना है। इक्वेशन लिख लेंगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेनी है और उसके बीच में से तीनों इक्वेशन लिख लेंगे और बीच में से प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये रकम पहली हो गई, ये रकम दूसरी हो गई और ये रकम तीसरी हो गई। बीच में मैंने प्लस डाल दिया, यानी कि सम बोला उन्होंने, योग करना है। अब देखिए जो यहाँ पे माइनस ए है ये प्लस ए से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लस बी ये वाला, और ये माइनस बी से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या शेष बचता है देखिए, एक तो बच गया ए बी को ऐसे लिख लीजिए, एक बच गया सी, और ये एक सी ये बच गया, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2c। एक माइनस बी सी है, ठीक है, माइनस बी सी लिख लीजिए, और एक माइनस ए सी है, माइनस ए सी लिख लीजिए। किससे मेल खा रहा है, ये मेल खा रहा है इक्वेशन नंबर ए से, तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो दी गई आकृति है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं, यदि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बोल रहे हैं, तो जो जे वाली है पी क्यू है वो क्या है आर एस के पैरेलल है। पैरेलल यानी कि दोनों बराबर एकदम से पैरेलल हैं, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है, और बोल रहे हैं जो जेड क्यू पी टी है, जेड क्यू पी टी कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे जेड क्यू पी टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एंगल क्यू पी टी। ठीक है, जेड की जगह पे एंगल आएगा। एंगल क्यू पी टी हमारे पास कितना दिया हुआ है 115 डिग्री। तो क्यू पी टी एंगल कौन सा है, ये वाला क्यू पी टी, यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे एंगल है 15 डिग्री, 115 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए ये वाला एंगल है जो पी टी आर इज इक्वल टू 20 डिग्री, पी टी आर, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये है हमारे पास 20 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने बोला है एंगल, यहाँ पे एंगल आएगा। ठीक है, एंगल एस आर टी क्या होगा, एस आर टी क्या होगा, एस आर टी एंगल कौन सा है, ये वाला एस आर टी, तो ये एंगल है ये वाला, हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि आने की संभावना नहीं है, फिर भी करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो देखने में मुश्किल लगते हैं, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन मुश्किल होते नहीं हैं। थोड़ा सा अगर इस पर टाइम भी लग जाए तो कोई बात नहीं, अगर आपको कंसेप्ट समझाए तो मेरे लिए और इतनी बड़ी क्या बात होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बताया जो सीधा एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोबारा ड्रा करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर ये सीधी लाइन होती तो 180 डिग्री होती, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता करना है एल आर टी। देखिए यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एल, तो अगर हम एल आर टी एंगल पता कर लें, ठीक है, ये एल आर टी एंगल पता कर लें तो हमारे पास एस आर टी एंगल आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं खुद मानता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी हाई लेवल का है। तो एल आर टी हमने पता करना है क्योंकि हमें एस आर टी जानना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सिंस क्यू पी एल, जो हमें क्यू पी एल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ड्रा की थी एल। ठीक है, सिंस क्यू पी एल क्या है हमारे पास
QPL और PLR। PLR यहाँ पे क्या है, एक तो QPL ये हो गया और PLR एंगल ये हो गया। ये किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एक एंगल ये है सामने वाला और एक एंगल यहाँ पे बन रहेगा जो हमने इमेजिन किया। ये दोनों किसके लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर हैं, इसीलिए ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब देखिए PLR हम निकाल लेंगे, पहले हमें एंगल यही चाहिए ना PLR, क्योंकि हमें LRT एंगल निकालना है। तो पहले यहाँ का एंगल निकालेंगे PLR निकालने के लिए हमें QPL एंगल पता है 115 डिग्री, तो PLR हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस QPL। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ा के कंप्यूटर सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको समझना है वो समझ सकते हैं। 180 डिग्री माइनस हमारे पास आ जाएगा, QPL हमारे पास 115 था, 180 माइनस 115 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। 65 डिग्री हमारे पास क्या आ गया PLR। तो जो यहाँ पे आकृति बनती है यहाँ पे, तो जो L है तो ये है PLR। यहाँ पे एक एंगल बनेगा तो वो हमने पता कर लिया। PLR एंगल कितना हमारे पास बन रहा है, एक 65 डिग्री। ठीक है, अब PLR एंगल हमने पता कर लिया है। अब हमें पता क्या करना है RLP। पहले PLR पता किया था, अब RLP पता कर लेंगे। RLP एंगल देखिए, RLP एंगल किसके बराबर है, RLP एंगल इज इक्वल टू LRT। ये है LRT। ठीक है, LRT प्लस RTL। तो जो RTL एंगल है ये 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने देखिए RLP एंगल हमें पहले पीछे ढूंढा था, 65 डिग्री आया था वो। ठीक है, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं 65 डिग्री हमने पता किया था। तो LRT एंगल मैंने आपको शुरू में बताया कि LRT एंगल हमें पता करना है, तो इसलिए जहाँ पे रख लेंगे LRT एंगल को, तो हमारे पास RLP प्लस माइनस आ जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा RTL। ठीक है, तो RLP हमारे पास था 65 और RTL हमारे पास था 20, हमें दिया हुआ है ये वाला। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री एंगल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 45 डिग्री एंगल हमारे पास कौन सा आया है, LRT वाला। जो एंगल इधर बन रहा है देखिए, इधर ये L है और यहाँ पे इधर इनसाइड बन रहा है। हमें एंगल कौन सा पता करना है, देखिए हमें कितना एंगल पता करना है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। तो जो बचा हुआ एंगल था, हमें इतना सा एंगल पता करना है, इतना सा। ठीक है, ठीक है, इतना सा एंगल पता करना था। तो वो क्या बनता है, यहाँ पे कर लीजिए LRT, वहाँ पे R का जो बैक साइड है LRT हमें पता करना था, जो हमने पता कर लिया। हमारे पास कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री हमारे पास आ गया। ये एंगल पता चल गया, तो जो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास था, टोटल 180 होता है, तो ये हमें 45 पता चल गया, क्योंकि ये तो एंगल हमें पता ही नहीं है। नीचे वाला एंगल हमने पता कर लिया, जो बन रहा था, इमेजिन किया है ये एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री है ये वाला नीचे वाला, टोटल 180 होता है। तो 180 में से 45 को जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया SRT। SRT कैसे बनता है, देखिए ये है SRT। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं खुद मानता हूँ, इसलिए मैंने इसे रखा है, थोड़ा सा आपको पता चल जाए। ठीक है, अब आगे देखिए कंप्यूटर सेक्शन हमारे पास। एन डैश यूनिट इज एनी यूनिट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ये इंग्लिश सेक्शन में लिखा है, कोई यूनिट है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो CPU को सेंड की जाती है। अब CPU को जो यूनिट सेंड की जाती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, क्योंकि CPU एक मेमोरी डिवाइस। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए मेमोरी यूनिट इज एनी यूनिट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो कि CPU को भेजी जाती है। ठीक है, मेमोरी यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और वो CPU को भेजती है। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटर कीबोर्ड है जो, वो किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड एक किसका एग्जाम्पल है, देखिए तो कंप्यूटर कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। सी उसने इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर, द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी आर। तो देखिए जो इंटरनल मेमोरी होती है उसका की फीचर क्या होता है ये बताना है हमें। उसका क्या होता है, फास्ट एक्सेस होता है और उसका
वो महंगा मिलता है, हाई कॉस्ट होता है उसका। उसका जो असेस होता है काम बहुत तेज करता है, इंटरनल मेमोरी, और हाई कॉस्ट होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। डैश इज अ प्रोग्राम एंड डैश इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर। कौन सा एक प्रोग्राम है जो यूज़र और जो इंसान है जो कंप्यूटर को चलाता है और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के बीच तालमेल बनाता है, वो क्या होता है? वो होता है सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द पीसी। जो सॉफ्टवेयर विंडोज सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है पीसी के लिए बनाए गए हैं, उनमें नीचे की दिए गए में से कौन सा एक ऐसा है जो विंडोज सॉफ्टवेयर नहीं है? दिए हुए MEXP 98 और लिनक्स। तो जो 98 है ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी लिनक्स एक्सपी विंडो एक्सपी और विंडो ME ये पीसी के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे हमारे पास 25 क्वेश्चन आ गए हैं इंग्लिश के। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज। ठीक है, पैसेज को आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका पूरा हिंदी में पूरा बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैंने आपको पहले बताया व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट द ऑथर बी। बोल रहे हैं लेखक का जो जीवन है उसे किस चरण में होना चाहिए? अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, मिडिल एज यानी कि मध्य आयु, और ओल्ड एज यानी कि वृद्ध अवस्था, यूथ यानी कि युवा। आगे प्रश्न देखिए हमारे पास वट फीलिंग डज द ऑथर हार्बर अबाउट लाइफ। लेखक जीवन के बारे में क्या भावनाएं रखता है? ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिए। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए पहले क्वेश्चन, फिर एकदम जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे जब जब पॉइंट हमारे दिमाग में आएंगे तो एकदम से टिक लगा देना। रिग्रेट यानी कि पछतावा, सैडनेस जो होता है उदासी, और ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता धन्यवाद, और एक्सस्टी खुशी भरा। 28 क्वेश्चन हमारे पास वट अकॉर्डिंग टू ऑथर वर द मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। लेखक के अनुसार उसके जीवन के सबसे संतोषजनक क्षण कौन से थे जो जिसके उसे खुशी मिलती है? ठीक है, जो कौन से क्षण है जो लेखक के लिए जो जिससे लेखक को खुशी मिलती है? ऑप्शन देखिए व्हेन ही रिकलेक्ट, ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। लेखक के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? और तीसरा प्रश्न है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। जो पैसेज है उसका स्वर क्या है, किसके बारे में बताता है? ठीक है, अब देखिए आते हैं हम हिंदी में, आपको अनुवाद बताता हूँ। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट वट यू हैव बीन। जीवन में महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि आप क्या थे, बल्कि बट वट यू आर रीचिंग फॉर एंड बिकमिंग। बल्कि ये है कि आप क्या हासिल कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं। एट माई एज, मेरी उम्र में, when I can see the end of the road more clearly than most, जब मैं सड़क के अंत को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, तो I can sit back and recollect, तो मैं सड़क क्या करता था, मैं वापस बैठ सकता हूँ और शांति से अपने जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों को याद कर सकता हूँ। ठीक है, उतार चढ़ाव होते हैं विस्कसिटीज इन माई ऑफ माई लाइफ। ठीक है, एंड वट इज हैज टोट मी, तो इन्होंने मुझे क्या सिखाया है इसके बारे में सोचता हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था देखिए, वट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट द ऑथर बी। तो जो ऑथर है, जो जिस पैसे में जिसकी बात हो रही है, उसकी जो एज है, उम्र है, क्या होनी चाहिए? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बात कर रहा है बहुत समय पहले की। एट माई एज यानी कि वो पहले की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो अब बूढ़ा हो गया है। जहाँ पता चल रहा है कि जो जब उसकी एज होती तो वो रोड को सही तरह से देख सकता था, लेकिन अब उसे देखने की शक्ति नहीं है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो ऑथर की एज है वो क्या है, ओल्ड एज है। ठीक है, डी ऑप्शन ओल्ड एज, ओल्ड एज दिया हुआ है। अब 27 क्वेश्चन है, जो ऑथर है वो क्या कह रहा है, लेखक जीवन के बारे में क्या भावनाएं रखता है? तो उसकी भावनाएं देखिए, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे थे हम? व्हेन आई लुक बैक, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आई फाउंड दैट द ग्रेट एंड ग्लोरियस कोर्स माई लाइफ वेयर दोस व्हेन आई गेव अप हेल्पिंग अदर्स टू अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न एंड नॉट व्हेन आई स्ट्रगल अरिड सक्सीडेड टू गेन माई ओन एंड्स। तो देखिए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे जीवन के महान और गौरवशाली घंटे वो थे जब मैंने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद की, और ना कि जब
मैंने संघर्ष किया और स्वयं के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा, और मैं अच्छी तरह से कल्पना और सराहना करता हूँ। ठीक है, आई कैन वेल इमेजिन एंड अप्रिशिएट, मैं अच्छी तरह से कल्पना और सराहना करता हूँ। दैट इन दिस वर्ल्ड दोस अलोन लाइव, जो इस दुनिया में वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर द पास्ट, मुझे अतीत के लिए कोई पछतावा नहीं है, जीवन मुझ पर मेहरबान रहा है। लाइफ हैज़ बीन काइंड टू मी, जीवन मुझ पर मेहरबान रहा है। तो जहाँ पे आ गया जीवन मुझ पर मेहरबान रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि जो ऑथर है उसके जीवन के बारे में क्या है फीलिंग, वो है ग्रेटिट्यूड, कि वो धन्यवाद करना चाहता है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब है धन्यवाद। अगर आप देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर वेयर द मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, उसके जीवन में जो सबसे फुलफिलिंग मोमेंट होती है वो कौन सी होती हैं, वो कौन सी होती हैं? देखिए ये लिखा हुआ, आई फाउंड दैट द ग्रेट एंड ग्लोरियस हॉर्स माई लाइफ, तो मेरे जीवन के महान और गौरवशाली घंटे हुए थे जब मैंने दोस्त मैंने गेव आ हेल्पिंग हैंड टू अदर, जब मैंने दूसरों की सहायता की बदले बिना किसी भी वापसी के, बिना किसी बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। ठीक है, दूसरों की मदद की, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दूसरों की मदद करता है बिना ही किसी रिटर्न के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैन ही कुड हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, जब वो किसी की मदद कर सकता है बिना किसी वापसी की उम्मीद के लिए कि उनसे वो चीज़ वापस ली जाए। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा पैसेज आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। ठीक है, वट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो जो ऑथर है, कवि है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ दुनिया में क्या है, हम जहाँ से पढ़ रहे थे, आई हैव नो रिग्रेट फॉर द पास्ट, मुझे अतीत से कोई पछतावा नहीं है। लव हैज़ बीन काइंड टू मी, लाइफ हैज़ बीन काइंड टू मी, यानी कि जीवन मुझ पर मेहरबान रहा है। माई ओनली रिग्रेट टू दैट आई रिसीव्ड मोर फ्रॉम लाइफ देन आई गिव, मुझे जीवन में उससे कहीं अधिक मिला जितना मुझे खोया है। ठीक है, जितना मैंने किसी को दिया है उससे कहीं अधिक मिला है, इसका मुझे दुख है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहे थे, दोबारा देख लेते हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो वो अपनी मेमोरी याद कर रहा है। ठीक है, ऑथर आपको पैसे में मिल भी जाएगा, साफ समझ आ रहा है। जो ऑथर है वो अपनी मेमोरीज याद कर रहा है, पुराना समा, तो मेमोरीज ऑफ वंस लाइफ हमारा आ जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। द मेमोरी वन हैज़ इन लाइफ, जो किसी इंसान की एक क्या होता है, यानी कि जीवन की यादें। जहाँ पर लिखा हुआ है किसी के जीवन की उपलब्धियाँ, द स्ट्रगल वन हैज़ फेस्ड इन, संघर्षों का सामना करना जीवन में, जिस चीज़ के लिए कोई प्रयास कर रहा है, ये सी ऑप्शन हो गया। और डी ऑप्शन है जीवन की यादें, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जीवन की यादें जो याद कर रहा है लेखक। तो अब बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, तो पैसेज की टोन है वो क्या बताती है? एक तो रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव क्या होता है? चिंताशील। और ये देखिए आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव का मीनिंग होता है तर्कपूर्ण। और सी ऑप्शन है ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड यानी कि राय देना, यानी कि लेखक हमको राय दे रहा है। और डी ऑप्शन है सैटिरिकल, सैटिरिकल होता है व्यंग्य। तो जो इसका जो टोन है पैसेज हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें आर्गुमेंटेटिव, ये तर्कपूर्ण है, तर्कपूर्ण। ठीक है, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश इन्फ्लुएंस सही होनी चाहिए। जहाँ पे आर्गुमेंटेटिव है जिसका मतलब होता है तर्कपूर्ण, तो पैसेज का टोन क्या है? तर्कपूर्ण है, जो हमें लेखक बता रहा है। अब एक पैसेज दोस्तों अगला और है, पैसेज 2 देखिए जहाँ पे लिखा हुआ लास्ट ईयर आई सफर्ड स्ट्रोक, पिछले साल मुझे क्या था? दौरा पड़ा था। आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, मुझे अस्पताल भर्ती होना पड़ा। आई वॉज पुट इन जनरल वार्ड, मुझे साधारण वार्ड में पुट यानी कि रखा गया। फॉर देयर वाज नो रूम, यहाँ पे रूम नहीं था अच्छी देखभाल के लिए। ठीक है, कोई भी कोरोनरी यूनिट नहीं थी। नॉट फार फ्रॉम माई बेड वाज पेशेंट इन ऑब्वियस इंडिजिनस सर्कमस्टांसिस एंड ऑन हॉस्पिटल डाइट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मेरे पास एक बेड था, वहाँ पे एक पेशेंट था जो कि बहुत ख़राब हालत, इंडिजिनेट सर्कमस्टांसिस का मतलब होता है ख़राब हालत में जो एक आदमी था वो पड़ा था। एंड ऑन हॉस्पिटल डाइट, वो हॉस्पिटल की डाइट पे पल रहा था। ठीक है, फॉर ब्रेकफास्ट, जो फिर ब्रेकफास्ट था ही यूज टू गेट 2 एग्स, उसे 2 अंडे मिलते थे और ब्रेकफास्ट के साथ बिसाइड अदर थिंग्स, खाने के अलावा उसे 2 अंडे मिलते थे। अब आगे देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझा जाए।
आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, इतना टाइम पेपर में नहीं होता है, ठीक है। द मैन वॉज रेगुलरली विजिटेड बाई अ 12 ईयर ओल्ड, जो जो एक लड़का था उस मैन आदमी के पास, ठीक है। तो वो ऑथर को लगा कि वो उसका एक बेटा है, परहैप्स उसका एक बेटा लगता था, ठीक है। ड्रेस्ड इन वोर्न आउट क्लोथ्स, उसके कपड़े फटे हुए थे। द मैन ऑलवेज केप्ट वन एग फॉर दैट बॉय, तो जो आदमी था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है, तो उसे क्या हुआ, वो 2 अंडे मिलते थे तो वो एक एक अंडा अपने बेटे के लिए रख लेता था, जो उसका बेटा, ठीक है, 12 साल का, रोज के पास आता था। आफ्टर द डॉक्टर्स, जब डॉक्टर अपना काम करके चले जाते थे। वन डे वाज अ शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ एग्स, एक दिन क्या हुआ कि अंडे की जो शॉर्टफॉल हो गई, कमी आ गई अस्पताल में, ठीक है। तो जो हमारा जो आदमी था जिसकी बात कर रहे हैं, उसे क्या है, एक अंडा मिला। ही लुकड एट इट फॉर लॉन्ग टाइम, उसने अंडे की तरफ बहुत लंबे समय तक देखा। तो आफ्टर आफ्टर दैट उसने क्या किया, उस अंडे को हाथ से नीचे रख दिया, क्योंकि उसका जो मन भर गया, क्योंकि उसे सोचने लगा कि पहले 2 अंडे मिलते थे तो अपने बेटे को खिला देता था, लेकिन अब एक अंडा मिला है तो वो क्या करे, सोचने लगा कि ये अपने बेटे को खिलाएगा जहाँ आप खाएं। तो इतना ज़्यादा उसे हमदर्दी थी अपने बेटे के साथ, तो उसने वो अंडा नीचे रख दिया, ठीक है, अपने बेटे के लिए। ही थॉट दैट द बॉयज नीड वाज ग्रेटर देन हिज सर्वाइव्स, उसने सोचा कि मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे को जो ज़रूरत होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वाई वाज द ऑथर हॉस्पिटलाइज्ड, तो ऑथर को अस्पताल भर्ती क्यों होना पड़ा, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट ईयर आई सफर्ड अ स्ट्रोक, आई हैड टू हॉस्पिटलाइज्ड, ये आपका आंसर हो गया पहला वन, ठीक है। मुझे दिल का दौरा पड़ा था तो मुझे अस्पताल भर्ती होना पड़ा, तो ये आपका आंसर हो गया, बिकॉज ही सफर्ड अ स्ट्रोक। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आ गया हमारे पास 32। वाई डिड द अदर पेशेंट इन द हॉस्पिटल लुक एट द एग फॉर द लॉन्ग टाइम, बोल रहा है कि जो पेशेंट है, जो ऑथर के पास पेशेंट था जिसे 2 अंडे रोज के मिलते थे, वो अंडे को इतने गौर से क्यों देखता रहा लंबे समय तक। तो मैंने आपको बताया कि उसे अंडा एक मिला था, एक दिन कमी आ गई थी अंडे के लिए, तो इसीलिए वो लंबे समय तक दिखता रहा। अब मैं आपको पैसे में दिखा देता हूँ, ठीक है। वन डे वॉज शॉर्टफॉल इन द एग्स टू द हॉस्पिटल और मैन ओनली गोट वन, ठीक है। तो उसे एक अंडा मिला तो उसे डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है, इसीलिए उसने अंडा रख दिया। यहाँ पे हमें हमारा पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे देखिए कर दिया, बिकॉज द एग वाज रोटन, यानी कि जो अंडा टूट चुका था, ये नहीं आएगा। बिकॉज ही वाज अनोयड एट बीइंग गिवन, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया, नाराज हो गया कि उसे एक अंडा मिला है। बिकॉज ही वांटेड टू ईट इट अर्ली, क्योंकि वो अंडे को जल्दी जल्दी खाना चाहता था, इसलिए वो अंडे को गौर से देख रहा था। आ गया बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ईट इट और गिव इट टू द बॉय, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे खा। दोस्तों अगला प्रश्न है 33 नंबर। इसमें लिखा गया है कि व्हाट डज द गिवन पैसेज फोकस ऑन, जो पैसेज हमें दिया हुआ है ये किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पेटर्नल अफेक्शन ऑफ अ मैन, यानी कि आदमी का पैतृक स्नेह। पॉवर्टी ऑफ मैन, यानी कि आदमी की गरीबी। पुअर कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की खराब हालत। और पुअर कंडीशन ऑफ द बॉय, लड़की की खराब हालत। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो आदमी का उसके बेटे प्रति स्नेह है, जिसके लिए वो एक अंडा हर रोज रखता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पेटर्नल अफेक्शन ऑफ द मैन, ठीक है। आगे हमारे पास है व्हाट डज इट मीन बाय इंडिजेंट सर्कमस्टांसिस एज यूज इन द पैसेज। दोस्तों देखिए जहाँ पे पैसेज भी चलते हैं हम, वहाँ पर लिखा हुआ है इंडिजेंट सर्कमस्टांसिस। ये देखिए, नॉट फार फ्रॉम ए बेड वाज अ पेशेंट, मेरे जो बेड है उससे ज़्यादा दूर नहीं एक पेशेंट है जिसकी ऑब्वियस इंडिजेंट सर्कमस्टांसिस। इंडिजेंट सर्कमस्टांसिस क्या होता है दोस्तों, वो होता है बहुत ही खराब हालत, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत ही खराब हालत, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं हम 34 क्वेश्चन में 34 है, व्हाट डज इट मीन बाय इंडिजेंट सर्कमस्टांसिस। जो पैसेज में है इंडिजेंट सर्कमस्टांसिस, तो उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब दोस्तों है माइजरेबल कंडीशन, यानी कि बहुत ही खराब हालत। यहाँ पे आपको डाउट होगा, एक पुअर कंडीशन लिखा, पुअर कंडीशन यानी कि गरीबी हालत, लेकिन पुअर और खराब हालत में, गरीब और खराब में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। माइजरेबल कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा खराब हालत है, जो जहाँ पे इंडिजेंट सर्कमस्टांसिस का मीनिंग है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मैनी एग्स डज द अदर पेशेंट यूज टू रिसीव इन हिज ब्रेकफास्ट, जो पेशेंट था वो हर रोज से ब्रेकफास्ट में कितने एग्स मिलते थे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम, आपको दिखाता हूँ, पैसेज में लिखा हुआ है, ये देखिए, फॉर ब्रेकफास्ट ही यूज टू गेट 2 एग्स, 2 एग्स उसे मिलते, दो से यानी कि 2 अंडे वो रोज लेता था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। 35 नंबर, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट डज द गिवन पैसेज फोकस ऑन, जो पैसेज हमें दिया हुआ है ये किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पेटर्नल अफेक्शन ऑफ द मैन, ठीक है।
तो हमारे पास आंसर आ गया 2x, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारे पास है आर्टिकल। तो ये प्रश्न हमारे पास, ही इज डैश एम ए। तो एम ए वर्ड हैज एक वोवल सेंस बनती है, तो इसके आगे कई लोग ए लगा देते हैं, कई लोग दा लगा देते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे वर्ड के आगे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ही इज एन एम ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा ही इज एन एम ए। ये आर्टिकल है एन। ठीक है, अब 37 क्वेश्चन देखिए, ओनली डैश कैन सेव ओवर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या बनता है, क्योंकि हिटलर, ओनली हिटलर कैन सेव अवर कंट्री, हिटलर के आगे कुछ ना कुछ वर्ड जरूर आएगा। ठीक है, हिटलर के आगे एन तो आएगा नहीं, इस ऑप्शन का आप छोड़ दीजिए। तो ओनली हिटलर, किसी हिटलर की बात हो रही है तो हिटलर के आगे कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा, या तो ए आएगा या तो द आएगा, तो फिर ये ओनली हिटलर आएगा नहीं। ठीक है, इसे भी आप काट दीजिए। अब बात आती है ओनली आ हिटलर, ओनली द हिटलर। तो द और ओनली में क्या फर्क है, ए और दा में। जैसे कि किसी आदमी की बात हो रही है, हिटलर, ओनली आ हिटलर। ठीक है, तो किसी आदमी की बात हो रही है तो इस हिटलर के आगे ए आएगा, ओनली आ हिटलर। ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए 38 क्वेश्चन देखिए, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, डैश मैन ईटर हैज बीन किल्ड। तो क्या बोल रहे हैं, डैश मैन ईटर हैज बीन किल्ड, इसका मतलब हो जाएगा आदमखोर, डैश आदमखोर मारा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए मैन ईटर, ए भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। ठीक है, ए मैन ईटर और द मैन ईटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एदर ए और बी। डी ऑप्शन दिया हुआ है, ए भी आएगा, दा भी, और बी में ए भी आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आगे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें प्रोनाउन भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देयर वाज नन डैश डिड नॉट एंजॉय द शो। वहाँ पे ऐसे कोई नहीं था जो जिसने शो को क्या है एंजॉय नहीं किया होगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है हु। तो हु का यूज़ कब होता है, आपको पता होगा। हु एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, हु एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हुम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज जो सही यूज होगा, जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो दैट होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा देयर वाज नन दैट डिड नॉट एंजॉय द शो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस किस के बारे में बात हो रही है। यू एंड शी हैव चीटेड, यू एंड शी हैव चीटेड डैश नेबर। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन, यूअर नेबर। तुमने और उसने अपने पड़ोसियों को क्या है, धोखा दिया या फिर चालाकी किया, चीट किया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यूअर। आगे देखिए, आगे देखिए, हेलो हरीश कविता एंड प्रवीण, हेल्प डैश टू बाय सम फूड एंड आई विल बी यू इन एट मोमेंट। तो कोई बोल रहा है कि हेलो हरीश कविता एंड प्रवीण, तो हेल्प डैश टू बाय, तो किसको हेल्प करने के लिए बोल रहा है कि फूड खरीदने के लिए, तो मैं आपके उस टाइम आपके पास होऊंगा। ठीक है, साथ होऊंगा। तो हेल्प डैश, तो यहाँ पे हेल्प यू टू बाय, हेल्प यूवर्स टू बाय, हेल्प यूवर सेल्फ टू बाय, हेल्प यूवर सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू और यूवर्स नहीं आएगा, यूवर सेल्फ और यूवर सेल्फ से यहाँ से मैंने पता चल रहा है या तो यूवर सेल्फ आएगा या फिर यूवर सेल्फ आएगा। अब यूवर सेल्फ और यूवर सेल्फ में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। तो जो यूवर सेल्फ है ये किसी एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, एक पर्सन के लिए, और जो यूवर सेल्फ है ये किसी एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, यूवर सेल्फ। तो 41 में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, यूवर सेल्फ। यूवर सेल्फ और यूवर सेल्फ में ये अंतर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब ढूंढना है हमें। इफ इट रेन्स द मैच डैश कैंसल्ड, अगर बारिश हुई तो मैच क्या है, डैश कैंसल्ड, मैच कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो यहाँ पे विल आएगा और विल के साथ बी आएगा, क्योंकि आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे बी आएगा, विल बी, द मैच विल बी कैंसल्ड। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, द मैच विल बी कैंसल्ड। आगे देखिए, ही डैश हैज टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे। तो पीछे की बात हो रही है, यस्टरडे यानी कि पिछले दिन की बात हो रही है कि उसने, ही डैश अस। तो ऑप्शन पता चलेगा क्या बात है, डज नॉट अलो। तो जहाँ पता चल रहा है कि उसने हमें अनुमति, कल उसने हमें बोट में बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं दी। ठीक है, बोट में जाने के लिए अनुमति नहीं दी कल। तो पिछले की पीछे की बात हो रही है। तो देखिए पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही डज नॉट अलो, और जो ही डिड नॉट अलो, हैज तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, ये एक परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस यहाँ पे बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो अलोज भी नहीं आएगा। ठीक है, एक तो डिड नॉट अलो, एक डज नॉट अलो में, दोनों को मैं फर्क बताता हूँ आपको।
डज नॉट अलो कब आता है? ठीक है, बताता हूँ आपको डज। तो देखिए डज कब आता है। जो डज है ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, किस वर्ड का? डू का सिंपल प्रेजेंट वर्ड क्या होता है? डज। लेकिन हमें पास्ट की बात हो रही है तो हमें पास्ट ढूंढना है। अब डू का जो पास्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? डिड। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट की कल की बात हो रही है तो कल डू डिड डन होता है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी डिड नॉट अलो। ठीक है, तो यहाँ पे 43 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डिड नॉट अलो। क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, डिड नॉट अलो, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा ही डिड नॉट अलो अस टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे। आगे 44 क्वेश्चन है, वेयर इज ही? वो कहाँ है? आई डैश फॉर हिम सिंस 3 o'clock। मैं उसके लिए उड़ीक कर रहा हूँ, उसकी वेट कर रहा हूँ 3 घंटों से। ठीक है, तो आई एम वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, तो आई हैड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट की बात हो रही है। लेकिन वो बात सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वेटिंग, वो वेट कर रहा है यानी कि वेटिंग आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन, हैड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हैड नहीं आएगा क्योंकि वो अभी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हैव बीन राइटिंग वेटिंग। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है? डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर ऑप्शन में इफ होता तो आप इफ को टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, शुड। आई टोल्ड हिम दैट आई डैश लीव नेक्स्ट डे। मैंने उसे बोला था, टोल्ड। ठीक है, एक होता टेल फिर टोल्ड। ठीक है, तो दूसरी फॉर्म है या तीसरी हो गई आई टोल्ड हिम, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पीछे की बात हो रही है। मैंने उसे बोला था कि आई डैश लीव नेक्स्ट डे, मैं निकलूंगा पिछले दिन, अगले दिन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? देखिए मैंने उससे कहा कि मुझे अगले दिन निकल जाना चाहिए, तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो आई शुड लीव नेक्स्ट डे, तो मैंने उससे कहा था, पीछे की बात हो रही है तो यहाँ पे शुड का यूज होगा। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुड, ए ऑप्शन। ठीक है, कुड का मतलब होता सकता, ये भी नहीं आएगा, शुड हैव भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बन रही है शुड की। मेक हेस्ट लेस्ट टू यू, इसका मतलब क्या होता है? जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें देरी हो जाए। लेस्ट यू, देरी हो जाए, यानी कि मतलब मेक हेस्ट यानी कि जल्दी करो, लेस्ट यू ऐसा ना हो, उसके बाद क्या आएगा? कि तुम्हें देरी हो जाए, ऐसा ना हो तुम्हें देरी हो जाएगा, मतलब क्या होता है? यू शुड गेट लेट। ठीक है, यू शुड गेट लेट, तो यू शुड गेट लेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे गेट के बाद लेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट, तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, शुड गेट के बाद लेट आएगा। तुम्हारे पास करेक्ट क्या बन जाएगा? मैं आपको लिख बता देता हूँ। हमारे पास प्रश्न ये है, मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश लेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शुड गेट लेट। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये गलत लिखा हुआ है, मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश लेट, तो यहाँ पे आ जाएगा शुड गेट लेट। क्या बन जाएगा? जल्दी करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें देरी हो जाए। मे तब यूज होता है जब हम किसी से आज्ञा मान ले लेते हैं। ठीक है, तो शुड नोट तो आएगा नहीं, क्योंकि शुड नोट तो नाम में आ गया, नेगेटिव टेंस में आ गया। ठीक है, शैल गोट भी नहीं आएगा। अब आगे देखिए 48 क्वेश्चन, सिनोनिमम ऑफ कंसील, तो जो कंसील है इसका हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो कंसील का जो मतलब क्या होता है? छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना, और जहाँ पे शो लिखा हुआ, शो होता है दिखाना, कैंसिल होता है कैंसिल कर देना, हाइड होता है छिपाना, एक्सक्यूज होता है बहाना लगाना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? हाइड होता है छिपाना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 49 क्वेश्चन, अंटोनिमम होता है विरोधी शब्द ढूंढना है। तो गेन का मतलब क्या होता है? बढ़त होनी, किसी की चढ़ाई होनी। ठीक है, गेन का मतलब होता है कुछ बढ़ना। अब लूज होता है ढीला,
लोस्ट होता है किसी को खो देना, फॉल होता है गिर जाना, और लॉस होता है, लॉस का मतलब होता है खोना, ठीक है, खोना। तो इसका करेक्ट विरोधी शब्द क्या बनता है, एंटोनियम क्या बनता है, लॉस। एक तो गेन होता है, गेन का मतलब होता है बढ़त, ठीक है, और डी ऑप्शन होता है लॉस का मतलब होता है खोना, ठीक है। गेन का मतलब होता है पाना और लॉस का मतलब होता है खोना, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का सिनोनिम ढूंढना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है, ठीक है, तो जो यूटिलिटी के साथ मेल खाता हो। अब देखिए, इम्प्रैक्टिकलिटी, इम्प्रैक्टिकलिटी का मीनिंग क्या होता है, उपयोगिता, ना माफ कीजिए, इम्प्रैक्टिकलिटी का मीनिंग होता है अव्यवहारिकता, या मैंने लिख दिया अव्यवहारिकता, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल का मीनिंग ये होता है, इम्प्रैक्टिकलिटी का मीनिंग होता है अव्यवहारिका, अव्यवहारिकता। अब वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस का मीनिंग होता है नाकाबिल, नाकाबिल, ठीक है। वर्थलेसनेस का मीनिंग होता है नाकाबिल। यूजफुलनेस, यूजफुलनेस का मीनिंग होता है उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता, जो उपयोग में लाया जा सके। और डिसएडवांटेज का मीनिंग होता है हानि, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, यूटिलिटी का मीनिंग होता है उपयोग करना, किसी चीज का उपयोग होना, और इम्प्रैक्टिकलिटी का मीनिंग होता है अव्यवहारिकता, जो अव्यवहार करे किसी के साथ, ठीक है। अव्यवहारिकता हो गया, वर्थलेसनेस हो गया हमारे पास नाकाबिल, जो किसी के काबिल ना हो। और यूजफुलनेस का मीनिंग होता है दोस्तों उपयोग, जो किसी चीज को उपयोग में लाया जा सके, जो चीज उपयोग के काबिल हो। और डी ऑप्शन डिसएडवांटेज, हानि। तो मैंने चारों का आपको मीनिंग बता दिया है। अब आपको 50 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख देना है। अगर वीडियो में कुछ गलत बोला है, तो कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बोल दिया है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, एक और नए इंडियन आर्मी क्लर्क प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ। जब तक पेपर नहीं हो जाता, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आपके नोटिफिकेशन बार पर सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।